युग के हैं, बंदर से हम लोग आदमी बने हैं। तो पहले क्या था ना, पूंछ था, सुने हैं ना, पूंछ था। तो वो पूंछ क्या हुआ ना कि धीरे धीरे जैसे हम इंसान में परिवर्तित हुए ना, पूंछ गायब हो गया, बाहर निकलने की फिराक में रहता है। जब वही निकलने के फिराक में रहता है ना तो दर्द शुरू हो जाता है, अरे बाप रे दर्द होता है। डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर कहता है इसका अपेंडिक्स बढ़ गया है। यानी हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और मस्त चली होगी आपकी स्टडी। दोस्तों, मैं विकी सक्सेना स्वागत करता हूं आप सबके आज के क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम, यानी कि मानव का पाचन तंत्र। थंबनेल देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो चलिए आज हम आपको एक एक पॉइंट बारीकी से फिगर के साथ बताने वाले हैं डाइजेस्टिंग सिस्टम को लेकर के, कि आदमी का जो है पाचन तंत्र किस तरीके से वर्क करता है। और ये जानकारी भी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लस अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप 10th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, या अदरवाइज़ किसी और सेक्टर में अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, उसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादा ही ज़रूरत वाले क्वेश्चन है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमारे जानकारी के लिए भी होना अति आवश्यक है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि आदमी का पाचन तंत्र किस आधार पे काम करता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो आज इसीलिए आज हम इसी क्लास में इस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ह्यूमन बॉडी काम करता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है किस तरीके से वर्क करता है, और हमारे भोजन को किस तरीके से पचाने में मदद करता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, और इस भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर के कौन कौन से अंग अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। मैं आपको आज एक एक जानकारी अच्छे से बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हमारे क्लास के सारी नोटिफिकेशन आप तक जाए। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो पाचन तंत्र होता है इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाचन तंत्र में भाग लेने वाले अंग मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और इसमें और जो है लार ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय। टोटल 8 चीज़ जो है हमारे पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करता है। जो हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करता है वो ये 8 तंत्र ही मिल करके करता है। अब इसमें किसका क्या काम है, जैसे मुख है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब है, तो किसका क्या काम है ये आज हम एक एक करके आपको डिफाइन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको हम एक चीज़ और बता दें कि पाचन तंत्र जो हमारे भोजन पचाने की प्रक्रिया होती है यह पूरे 5 चरण में कंप्लीट होती है। यानी कि भोजन को पचाने के लिए 5 चरण होते हैं। भोजन खाने से लेकर के पचाने तक 5 प्रक्रियाएं होती है, जो मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा बहिक्षेपण या मल त्याग। ये 5 पॉइंट मिल करके हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। चलिए हम पहला पॉइंट से शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा अंतर्ग्रहण। अब ये अंतर्ग्रहण में क्या होता है इसको आप समझिए। अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को अंदर लेना। भोजन जब हम करते हैं तो क्या होता है कि हम पहले भोजन को उठा के हाथ से मुंह में डालते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। भोजन पचाने का काम हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। अंतर्ग्रहण प्रक्रिया से ही भोजन पचाने का कार्य जो है शुरू हो जाता है। अब कहेंगे आप कैसे, तो हम आपको बताते हैं। जैसे ही हम भोजन को मुख में डालते हैं हम उसको चबाते हैं। आधा भोजन को हम क्या करते हैं, मुख में ही चबा डालते हैं। उसमें हमारे मुख में कुछ चीज़ें होती है, लार ग्रंथियां हमारे मुख में ही होती है। मुंह में से हमारे लार निकलता है जो भोजन को गीला कर देता है और पचाने में मदद करता है। अक्सर आपने देखा होगा कोई आपका पसंदीदा या फेवरेट फूड आता है, भोजन आता है, तो आप उसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। जो भोजन आपको पसंद हो, अगर आप उसका नाम सुनते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। कारण होता है वो पानी आने का लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि भोजन में जब मिल जाता है तो वही उस भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, अब चलिए हम अगले लाइन पे बात करेंगे। अंतर्ग्रहण तो आप समझ गए,
भोजन को मुख में रख के चबाना अंतर्ग्रहण कहलाता है। और यहीं से हमारा काम शुरू होता है, यानी कि लार ग्रंथि निकलना। हमारे मुंह में ही लार ग्रंथि होती है, जो लार निकलता है सलाइवा, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है और वो उसमें मिक्सअप हो जाता है। उसके बाद होता है पाचन। अब जब भोजन हम मुंह से होते हैं तो क्या करते हैं, भोजन हमारे अंदर जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक नज़र यहाँ डायग्राम पे डालेंगे। देखिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाया छोटा सा। जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं तो लार ग्रंथि क्या करती है कि भोजन को पचाने में मदद करती है लार से। फिर इस नली से भोजन नीचे आती है, नीचे आती है तो भोजन का पाचन क्रम होता है यहाँ पे। अब आपको हम यही पाचन प्रक्रिया समझाते हैं कि किस आधार से काम होता है पाचन का। ठीक है, तो देखिए पाचन का जो प्रक्रिया है, क्या होता है कि भोजन जब हमारे ग्रास नली से अंदर जाता है तो भोजन सीधे नली से आकर के यहाँ अमाशय में रुकता है। ठीक है, अमाशय में यहाँ पर पूरी प्रक्रिया होती है भोजन पचाने का। यहाँ अमाशय में यकृत और पित्ताशय के मदद से भोजन जो मुख से पच के अधपचा भोजन जो अमाशय में आता है, यहाँ पर भोजन को अच्छे से पचाया जाता है। यहाँ पर जो काम होता है भोजन को अच्छे से पचा दिया जाता है। अब यहाँ पर पचाने के बाद भोजन को क्या करता है कि फिर इस नली के प्रक्रिया द्वारा भोजन को आगे बढ़ाया जाता है ना, छोटी आंत में। फिर छोटी आंत में जब भोजन आती है तो बचे खुचे भोजन का जो है पचाने की प्रक्रिया छोटी आंत से शुरू होती है। छोटी आंत क्या करता है कि भोजन को फिर करके बड़ी आंत को दे देता है। ये बड़ी आंत का डायफ्राम है। देखिए जब छोटी आंत कुछ भोजन को पचा लेता है, फिर वह बड़ी आंत में जाकर के भोजन पचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये सारी प्रक्रिया शुरू होने के बाद देखिए यहाँ पे अग्न्याशय है और पीत नली है। अग्न्याशय और पीत नली और पित्ताशय में पीत संचित रहता है, जो लिक्विड होता है। पित्ताशय में जो लिक्विड होता है वह क्या करता है कि हमारे भोजन को गलाता है। वैसा है अल्कोहल समझ लीजिए, उस टाइप का लिक्विड होता है जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के भोजन जब जाता है तो उसको पचाता है। तो ये पित्ताशय में जो है रस पहले से संचित रहता है। यहाँ पर जो है ना रस पहले से संचित रहता है और यही जो है इस पीत नली को सप्लाई करता है रस, और वही रस मिल करके भोजन को पचाने में मदद करता है। ये तो आप समझ गए। अब इसमें क्या होता है ना कि छोटी आंत बड़ी आंत सबका अपना अपना काम है, भोजन पचाने में मदद करता है। उसके बाद ठीक ना, डायफ्राम की मदद से और यकृत की मदद से भोजन को पूरे शरीर में फैलाया जाता है। शरीर के हर एक कोशिका तक भोजन को पहुंचाया जाता है। भोजन के पाचन तंत्र को कंप्लीट करने के बाद सारे भोजन को क्या करता है कि सभी को आपस में हाथ पैर मुंह आँख कान नाक सबको, यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती है ना सबको ये जो है बांट देता है। भोजन बराबर बराबर सबको दे देता है। तो भोजन पचाने की क्रिया हो जाती है, उसके साथ ये भोजन को बांट भी देता है। अब सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि जो हम भोजन करते हैं सारा भोजन पचता नहीं है शरीर में, कुछ अवशेष बच जाता है। तो अवशेष जो बच जाता है उसको हम मल त्याग के रूप में वापस जो है बाहर निकाल देते हैं। ठीक, मल त्याग के रूप में हम बाहर निकाल देते हैं। चलिए तो बाद की बात है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पाचन तो समझ गए आप। पाचन के लिए क्या होता है, मुख से भोजन छोटी आंत बड़ी आंत अग्न्याशय अमाशय यकृत की मदद से ये सारा यहाँ पर प्रक्रिया होता है भोजन को पचाने का। सारा भोजन पचा दिया जाता है। उसके बाद काम शुरू होता है अवशोषण का। अवशोषण में क्या होता है ना कि जो भी पचा हुआ भोजन होता है उसको सारे कोशिका में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, वही अवशोषण कहलाता है। हमारे शरीर में हम कुछ भोजन गए और अमाशय में जब भोजन छोटी आंत में आती है तो छोटी आंत में पूरे 3 घंटे भोजन का पाचन होता है। यानी कि छोटी आंत भोजन को पूरे 3 घंटा तक मथता है। इतना अच्छा से मथ देता है ना कि पूरा एकदम जैसे लेग बना देता है, एकदम पतला पतला बना देता है, एकदम मसाला की तरफ पीस डालता है। पूरे 3 घंटा तक उसको पीसता है लगभग, कम से कम। अमाशय जो है छोटी आंत जो है 3 घंटे तक भोजन को कूचता है और उसके बाद उसको पूरा एकदम मसाला की तरफ पानी पानी कर देता है और तब जो है उसको अवशोषण करवाता है। अवशोषण कहने का मतलब है कि जब पच जाता है ना निमन से, छोटी आंत जब निमन से कूच के सब भोजन को पचा देता है तो उसको पूरे शरीर में बांट देता है। सबको कहता है भाई तू खा ले, सब आदमी खा ले आधा आधा, मतलब जितना भी शरीर का कोशिका होता है ना सबको बांट देता है। तो ये आपका अवशोषण हो गया। अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद होता है स्वांगीकरण। अब आप ये समझिए कि स्वांगीकरण क्या होता है।
स्वांगीकरण जो है ना भोजन को पचाने में मदद करता है, सॉरी पचाने में मदद नहीं करता है, सॉरी गलत बोला गया। स्वांगीकरण में क्या होता है ना कि भोजन जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलता है भोजन से अवशोषण के बाद, उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करता है। सही इस्तेमाल कहने का मतलब है कि हमारे शरीर को ताकत देता है, हमारे शरीर को ग्रो करता है। यार फिर आ गया, अरे यार भाई जाओ बाहर। अरे हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण क्या होता है ना कि भोजन को पचाने में पचे हुए भोजन का सही इस्तेमाल करता है, यानी कि हमारे शरीर को ताकत देता है, ऊर्जा देता है, और सबसे ज़रूरी बात कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का सबसे ज़्यादा निर्माण करता है। इससे क्या होता है कि हमारा शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहता है और बीमारियों से बचने के लिए हमारे शरीर को जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है स्वांगीकरण के कारण ही, है ना। तो समझ गया, जो भोजन अवशोषित होकर के ऊर्जा प्राप्त होता है उसका स्वांगीकरण क्या करता है कि इस्तेमाल करता है, उसको ग्लूकोज में बदल देता है, उसका पाइरूवेट चेंज कर देता है और हमारे शरीर को ताकत देता है। उस ताकत से हम कोई काम करते हैं और या फिर हमारा शरीर ग्रोथ करता है ना, मोटे पतले बड़े, यानी कि एडजस्ट करके रखता है हमारे बॉडी को। ये होता है स्वांगीकरण के कारण। चलिए अब स्वांगीकरण समझ गया, अब हम आपको बहिक्षेपण समझाते हैं। बहिक्षेपण या मल्य त्याग क्या होता है, जब हम भोजन को कर लेते हैं, अच्छे से चबा लेते हैं, तो शरीर जो है हमारा पूरे पार्ट को नहीं चबा पाता है ना, उसका कुछ हिस्सा जो है शेष रह जाता है। तो उसको रह जाता है तो उसको जो है हम क्या करते हैं, बाहर शरीर से बाहर निकालते हैं मल्य के रूप में, है ना। तो मल्य के रूप में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही कहलाता है बहिक्षेपण या मल्य त्याग। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम पे जरा सा नज़र डाल लीजिए, एक नज़र। यहाँ पे तो समझ गया मुख, ये होता है लार ग्रंथि, जो लार निकलता है मुंह से तो भोजन को जो है टेस्टी बनाता है, और इसी के ऊपर होता है जीभ, है ना। जीभ जो है भोजन, जब ये कोई चीज़ देखते हैं तो जीभ में पानी आ जाता है, यानी कि लार ग्रंथि जो है ना फ्लो करने लगता है, अपना पानी को जीभ पर दे देता है, कहता है भाई और बड़ी टेस्टी खाना है ना, ये सोच के। फिर ये हो गया आपका ग्रास नली, जो भोजन जिसके द्वारा नीचे आता है ना। ये हो गया आपका अमाशय, यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। ये हो गया अग्न्याशय, जो भोजन को संचित रखता है। ये हो गया आपका छोटी आंती, बीच में देख रहे हैं ना, ये छोटी आंत हो गया, है ना। बड़ी आंती जो चारों तरफ देख रहे हैं घूमल घूमल वाला रेखा, ये आपका बड़ी आंत हो गया। ये हो गया आपका मलाशय, जहाँ पर आपका मूत्र जो है ना संचित रहता है। और ये हो गया आपका मल द्वार, जहाँ से बाहर निकलता है ना। समझ गए। ये होता है छोटा सा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम सुने हैं? अपेंडिक्स से जो है ना आदमी के शरीर में एक बीमारी है, और वो बीमारी नहीं, अपेंडिक्स जो है ना नेंगरी है, नेंगरी है, पूंछ। पहले के हम लोग को क्या है ना कि कहा जाता है कि हम लोग आदि मानव के युग के हैं, बंदर से हम लोग आदमी बने हैं। तो पहले क्या था ना, पूंछ था, सुने हैं ना, पूंछ था। तो वो पूंछ क्या हुआ ना कि धीरे धीरे जैसे हम इंसान में परिवर्तित हुए ना, पूंछ गायब हो गया, लेकिन बाहर नहीं निकला। लेकिन क्या है ना कि हमारे शरीर के अंदर अभी भी उसका लक्षण है, और वो कभी कभी क्या होता है ना कि वो पूंछ बाहर निकलने की फिराक में रहता है। जब वही निकलने के फिराक में रहता है ना तो दर्द शुरू हो जाता है, अरे बाप रे दर्द होता है। डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर कहता है इसका अपेंडिक्स बढ़ गया है, यानी कि ये जो है ना ये नेंगरी, ये बाहर निकलने के चक्कर में रहता है, तो इसके कारण आपको दर्द शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर कहता है अरे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स काट के हटाना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो वो नेंगरिया बढ़ने लगता है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है। लोग कहता है अरे अपेंडिक्स की बीमारी हो गया, ऐसा कोई बात नहीं होता है, समझ गया ना। चलिए अब तो ये अपेंडिक्स के बारे में समझ गया। पित्त नली, पित्ताशय, यकृत, डायफ्राम, ये सारी चीज़ें तो हम आपको समझा ही दिए। चलिए उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।